जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विकास और स्वागत है आप सभी का चैंप डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। हम यहाँ पे लेकर आ चुके हैं फिजिक्स की तेजस सीरीज का पार्ट नंबर 5, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि दो समरूप धातु के गोलों को क्रमशः +q तथा -q आवेश, ठीक है। जैसे हमने मान लिया एक गोला ये है, हमने मान लिया एक गोला ये है और एक गोला ये है, ठीक है। इस पर हमने क्या किया, इस पर प्लस प्लस का आवेश दे दिया, ठीक है, और इस पर हमने माइनस माइनस का आवेश दे दिया, ठीक है। तो जो माइनस जो नेगेटिव चार्ज जो होता है, नेगेटिव जो चार्ज होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, अधिकता होती है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अगर इस वाले गोले से अगर हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें सारे, तो उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश आ जाएगा। तो जब भी किसी चालक से अगर हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उस पर हमेशा कैसा पॉजिटिव आवेश आ जाता है। तो इसका मतलब हमने क्या किया, इससे इससे क्या, ये जो अब इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो इसका मतलब ये जरूर है कि इससे हमने इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लिए हैं, इससे हमने सारे इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, इसमें पॉजिटिव आवेश आ गया है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो धनावेशित गोले का जो द्रव्यमान है, धनावेशित गोले का जो द्रव्यमान है वो ऋणावेशित गोले के द्रव्यमान से कम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने इस वाले गोले से हमने इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया सारे। तो जब इलेक्ट्रॉन को हम सारे निकाल लिया, उस पर कैसा आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश। जब भी हम किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उसमें हमेशा पॉजिटिव आवेश आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है उस पर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन में निकाल लिया, उसका द्रव्यमान कैसा क्या हो गया कम। इसका मतलब जो धनावेशित गोले का जो द्रव्यमान है, जो धनावेशित गोले का जो मास है, वो ऋणावेशित गोले के मास से क्या होगा, कम होगा, ठीक है। इसका मतलब इसका मास क्या हो जाएगा, इसका मास कम हो जाएगा, इसका मास ज़्यादा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। धन आवेशित वस्तु में है, ठीक है। धन आवेशित वस्तु, अभी हमने आपको पिछले वाले क्वेश्चन बताया कि जो धन आवेशित, जैसे कोई ये है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज है, कोई चालक है, ठीक है। इससे हमने क्या किया कि सारे जितने इलेक्ट्रॉन सारे निकाल लिए। जब इलेक्ट्रॉन से सारे निकाल लेंगे, ठीक है, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आवेश आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इसमें इसका मतलब क्या रहता है कि जब कोई चीज़ धनावेशित होती है तो उसमें इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है, ठीक है, तभी वो धनावेशित चार्ज होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में स्लिटों के बीच अंतराल आधा करने पर तथा स्लिटों व पर्दों के बीच की दूरी दोगुनी करने पर फ्रिंज चौड़ाई, जो फ्रिंज की चौड़ाई होती है, फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो बीटा इज इक्वल टू होता है कैपिटल डी लैम्डा अपॉन में स्मॉल डी, ठीक है। कैपिटल डी क्या होता है, कैपिटल डी जो होता है, ऐसे स्लिटें होती, स्लिट दो स्लिट होती हैं और यहाँ पे एक पर्दा लगा होता है, ठीक है। तो जो स्लिट और जो पर्दों की जो बीच की दूरी होती है क्या होती है, कैपिटल डी होती है, ठीक है। और जो जो इनके दोनों के बीच की दूरी है, जो जैसे यहाँ तक है, ये यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक, तो इनके बीच की दूरी क्या होती है, इनके बीच की दूरी क्या होती है, स्मॉल डी होती है, ठीक है। इन दोनों के गैप की जो गैप है ये, इसके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, स्मॉल डी, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्लिटों के बीच का अंतराल आधा कर देने पर, यानी इसका मतलब हमने क्या किया कि डी को क्या कर दिया, d/2 कर दिया, ठीक है, डी को d/2 कर दिया, तथा स्लिट व पर्दे की बीच की दूरी, स्लिट से पर्दे की जो बीच की दूरी डी है उसको हमने क्या कर दिया, उसको क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, उसको क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा ये चला जाएगा दो ऊपर, ठीक है, ये जब दो ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू दो से गुणा हो जाएगा, तो दो दूनी 4 डी, ये मालूम है बीटा डैश निकल गया है, ठीक है, डी लैम्डा और अपॉन में डी, ठीक है। तो इसका मतलब हो जाएगा बीटा डैश इज इक्वल टू 4, और ये क्या है यहाँ पे, ये जो निकल आया ये क्या है, ये यही था बीटा के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा 4 बीटा, यानी कि पहले से क्या हो जाएगा, पहले से क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये अगर हम क्या करेंगे कि स्लिटों के बीच की दूरी को आधा कर देंगे, आधा कर दिया हमने, ठीक है। उसके बाद में पर्दे की बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे, पर्दों के बीच की दूरी को दोगुना कर देंगे, तो ये दो ऊपर चला जाएगा, दो दूनी 4, 4 डी लैम्डा अपॉन डी, जो डी लैम्डा अपॉन डी है उनको पता है किसके बराबर है, बीटा के बराबर है, बी डैश, बीटा डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 बीटा, ठीक है। तो 4 गुना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यतिकरण उत्पन्न करती है, सबसे अधिक और सबसे कम तीव्रता का अनुपात क्या होगा। सबसे अधिक मतलब क्या हो जाएगा, आई मैक्स, सबसे अधिक का मतलब क्या हो जाएगा, आई मैक्स,
ठीक है। और सबसे कम का मतलब क्या हो जाएगा, आई मिनिमम, ठीक है, आई मैक्स और आई मिनिमम। तो आई मैक्स क्या होता है, अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर और अपॉन प्लस, मैक्सिमम क्या होता है, प्लस होता है। और फिर क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर I1 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ये आई मैक्सिमम होता है ऊपर वाला, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये आई मिनिमम होता है, ठीक है। ये आई मैक्सिमम होता है ऊपर वाला, और ये क्या होता है, आई मिनिमम होता है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको यहाँ पे दिया है I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू क्या था, 9/1 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए I1 का मान 9 है और I2 का मान क्या है, 1 है, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 9 माइनस अंडर रूट के अंदर I2 का मान कितना है, 1, ठीक है, का होल स्क्वायर और अपॉन अंडर रूट के अंदर 9 माइनस अंडर रूट के अंदर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, ठीक है। और प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। और अपॉन 9 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है, और माइनस, ठीक है। उसके बाद में 1 का क्या होता है, 1 होता है, उसका पूरे के क्या है, पूरे का होल स्क्वायर है, ठीक है। 3 1 4, 4 ऊपर स्क्वायर लगा, 4 चौक 16, ठीक है। नीचे 3 में चला जाएगा, 1 तो कितना, 2 2 दूनी 2, और स्क्वायर ऊपर 2 दूनी 4, तो 4 चौक 16, यानी क्या आ जाएगा, 4/1, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, यानी कि अधिकतम और बटे न्यूनतम का अनुपात क्या आएगा, 4:1 आएगा, ठीक है, 4:1 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है, जब एक वर्णी प्रकाश निर्वात से किसी पदार्थिक माध्यम में जाता है तथा इसका उल्टा हो तो प्रकाश पुंज का कौन सा गुण अविलक्षणिक जो गुण नहीं चलता है। मतलब क्या होता है कि पहले वो प्रकाश जो है वो हवा में जा रहा है, वो हवा से कहाँ जा रहा है, मान लो कि कांच की कोई प्लेट है, ठीक है, ये कांच की कोई क्या है, ये प्लेट है, इस प्लेट के अंदर जा रहा है, ठीक है, इस प्लेट के अंदर पार कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद में एक बार कह रहा है कि ये कांच है, ठीक है, और ये कांच से ये एयर है, यहाँ पे क्या है, ये एयर है, ये एयर से जा रहा है कांच में, ये कांच से कहाँ जा रहा है, ये एयर में जा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि कौन सा गुण ऐसा है जो परिवर्तित नहीं होता है। तो चाहे इसको जब ये हवा है, इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, ये हवा है और यहाँ पे कांच है, ठीक है। तो ये कौन सा माध्यम हो जाएगा, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। यहाँ पे ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम। विरल का मतलब क्या होता है, जैसे पानी हो, जैसे हवा हो गया, हवा से कांच में जा रहा है, ठीक है। एक क्या होगा, हवा से पानी में जा रहा है, ठीक है। और एक क्या होता है कि कई सारे पदार्थों से जो जैसे निकालेंगे, पानी से हवा में जा रहा है, ठीक है, ऐसे होता है। तो पहले हवा से कांच में जा रहा है, कांच से हवा में जा रहा है, तो कह रहा है इसमें कौन सा ऐसा गुण होगा जो परिवर्तित नहीं होगा। पहला नंबर ऑप्शन क्या दिया, वेग दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा नंबर ऑप्शन क्या दिया, तीव्रता दी हुई है। तीसरा ऑप्शन क्या दिया, तरंग दैर्ध्य दी हुई। चौथा क्या दिया, आवृत्ति दी हुई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मान लो ये हवा में है और अगर कांच में जाएगा, कांच कैसा होता है, कांच कठोर होता है, जब उसमें जाएगा तो वेग तो बदल ही जाएगा, उसकी तीव्रता भी बदल जाएगी और उसकी तरंग दैर्ध्य बदल जाएगी। जब भी प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो उसकी तरंग दैर्ध्य भी बदलती है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, आवृत्ति। प्रकाश को हम चाहे जिस माध्यम में भेजें, चाहे जिस माध्यम में भेजें, उसकी जो आवृत्ति होती, तीव्रता जो उसकी आवृत्ति होती, वो आवृत्ति जो है कभी नहीं बदलती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती है त्वरित आवेश द्वारा। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसका रीजन क्या होता है, रीजन ये होता है कि मान लो कि कोई ये चार्ज है, ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है, क्या है, क्यू है, ठीक है। और ये कैसा है अभी, ये यहाँ पे v बराबर 0 पे रेस्ट पे है, ठीक है। और एक क्या है, एक हमारे पास चार्ज है पॉइंट चार्ज क्यू, ये क्या है, ये v बराबर कांस्टेंट मतलब नियत चाल से जा रहा है, ठीक है। और एक क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है, ये क्यू, ये क्या है, v इज इक्वल टू
मान लो कि इसका वेग क्या है, इसका वेग मान लो हमने क्या मान लिया, वेग ए मान लिया इसको, ठीक है। और ये त्वरण के साथ जा रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे रेस्ट पे है चार्ज, और यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि नियत वेग से जा रहा है। और यहाँ पे ये क्या है, ये यानी बदलते हुए वेग के साथ जा रहा है, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पे है, तो जब ये चार्ज जब एक जगह स्थिर है, स्थिर रखा है, तो ये इस पर केवल क्या उत्पन्न करता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है। और जब ये चार्ज मोशन कर रहा है और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, मतलब कि नियत वेग से जा रहा है, तो इसमें विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, और प्लस क्या हो जाता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ठीक है। और उसके बाद में जब ये त्वरण के साथ जा रहा है, जब बदलती हुई चाल के साथ जा रहा है, तो इस पर क्या होता है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र तो होगा ही और इसमें चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। साथ में क्या होता है, साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगे यानी कि EMF, विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये भी होती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब चार्ज रेस्ट में है, कोई चार्ज अगर रेस्ट में है तो केवल क्या होता है, केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब भी कोई चार्ज कांस्टेंट यानी नियत वेग से या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, उसमें केवल क्या हो जाएगा, केवल विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होता है। लेकिन अगर वो त्वरित गति से है, मतलब कि चाल उसकी बदल रही है, कभी 50 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, कभी उसी में फिर आगे जाके 20 किलोमीटर की स्पीड से हो गया, उसका मतलब उस पर क्या है, उस पर एक्सेलरेशन है, उस पर त्वरण है। तो ऐसे में क्या होगा कि विद्युत क्षेत्र तो होगा ही, चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, लेकिन साथ में क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी होती है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, त्वरित विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ से उत्पन्न होती है, त्वरित आवेश द्वारा। जब आवेश क्या त्वरित है तब उत्पन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कह रहा है कि लेंज का नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। ये एयरफोर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीट होता रहता है। तो लेंज का जो नियम है वो हमेशा याद रखना कि ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि आवेशित कण का वेग दोगुना तथा चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया जाए तो आवेश के मार्ग की त्रिज्या क्या हो जाएगी। तो फॉर्मूला होता है त्रिज्या mv अपॉन में क्या हो जाता है qb, ठीक है। अपॉन में क्या होता है qb। अब इसमें क्या कह रहा है कि वेग को दोगुना कर दिया, यानी कि m वेग को क्या कर दिया, दोगुना कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र का मान आधा कर दिया, यानी कि q चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या कर दिया, b/2 कर दिया। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 4, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, ऊपर चला जाएगा तो 2 दूनी 4 mv अपॉन नीचे में क्या है qb पहले से है। तो इसका मतलब ये जो ये है, ये हमारे पास क्या है, ये r के बराबर है, तो 4r, यानी कि पहले की क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के पथ की त्रिज्या अनुपाती होती है। अभी हमने आपको बताया कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण के पथ की त्रिज्या r = क्या होती है, mv अपॉन में qb, ठीक है। और हमको पता है कि p = क्या होता है, p = होता है mv होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, r क्या लिख सकते हैं, p अपॉन qb, ठीक है। mv की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं। तो किसके अनुपाती है, r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है क्या, p, यानी कि r जो है वो संवेग यानी p के अनुपाती है, ठीक है। ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है, ठीक है। जैसे मान लो हमने क्या किया कि ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है ये कोई, ठीक है। मान लिया हमने चुंबकीय क्षेत्र जो b है इसकी दिशा ये है, ठीक है, इधर इसकी दिशा इधर है। तो अगर कोई आवेशित कण, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूट्रॉन हो, पॉजिट्रॉन हो, कुछ भी हो, अगर वो इसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा, ठीक है, इसी जैसे ये भी इधर है, चुंबकीय क्षेत्र भी इधर है और ये जा भी इधर रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन या कोई आवेशित कण, तो ये क्या होगा, ये सीधा निकल जाता है, सीधा ही निकल जाएगा, इस पर कोई भी असर नहीं होता है, ठीक है। इसकी न चाल बदलती है, न कुछ भी असर नहीं होता है इसमें, ठीक है। लेकिन अगर यही जैसे इधर जा रहा है तो ये इसके लंबवत कोई इलेक्ट्रॉन, कोई चार्ज है, इसके लंबवत कोई आवेशित कण आए तो ये क्या हो जाता है, ये ऐसे जैसे ही इसमें चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा ये सर्कुलर मोशन करने लगता है, यानी कि वृत्तीय गति करने लगता है, ठीक है। ये याद रखना कि अगर जैसे दिशा ये इधर है तो अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही प्रवेश कर रहा है, इधर ही जा रहा है ये भी, तो ये सीधा निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर 90 डिग्री, देखो 90 डिग्री का एंगल बनाना ना, कि अगर 90 डिग्री पे कोई अगर आएगा तो कैसा सर्कुलर मोशन करेगा, ठीक है। और इसी पे एक और होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल, अगर वो थीटा एंगल से आ रहा है, मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री,
ना 90 से आए, ना तो उसके पैरेलल आए, ना तो उसकी दिशा में आए, या 30 से आ रहा, 60 से आ रहा, 80 से आ रहा। जैसे मान लो ये इधर से आ रहा है, ऐसे इधर से कोई चार्ज आ रहा है इधर से, ठीक है, तो ये कैसे ये कुंडलिनीवत गति करेगा, ऐसे हेलिक्स मोशन करने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो कैसी गति करता है, सर्कुलर मोशन करता है। हमने बताया कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो कैसे सर्कुलर मोशन करने लगेगा, अगर उसी दिशा में प्रवेश करेगा तो सीधा निकल जाएगा, उस पर कोई असर ही नहीं होता। अगर कोई थीटा एंगल जा रहा है, मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 80 डिग्री, 45 डिग्री, तो कैसा ऐसे हेलिक्स मोशन करता है, हेलिक्स मोशन, ऐसे कुंडलिनीवत गति करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि चित्र में ए व बी के बीच धारिता क्या होगी, ठीक है। चलिए धारिता निकालना है, तो ये क्या, ये दोनों कैसे श्रेणी क्रम में, ये दोनों कैसे क्रम में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 + 1/2 है ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/c मान लो, हम निकाल लिया, C1 मान लिया इसको, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/c1 है, 2 से 2 कट जाएगा, तो C1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, यानी कि इन दोनों का जो जो रिजल्टेंट आया वो क्या है, 1 आया, 1 माइक्रोफैरड आया, ठीक है। तो अब देखो ये जो इन दोनों को हमने कंबाइन कर लिया, ठीक है। अब ये इसके साथ किसका है में, ये इसके समांतर क्रम में, समांतर के मान में C2 कर लिया, C2 इज इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस मान लो C डैश हमने मान लिया, ठीक है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हमने क्या किया, यहाँ पे हमने इसको जब रिजल्टेंट निकाला तो मान लो C डैश निकाला, C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। तो C1 का मान क्या हो जाएगा, C1 हमने निकाला है क्या, 1 निकाला है, ठीक है, और C2 हमारे पास क्या है, प्लस का 3, तो 3 1 4 माइक्रोफैरड। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा क्या हो जाएगी। तो ऊष्मा का जो कैपेसिटर, उसमें ऊष्मा का मान क्या होता है, 1/2 U इक्वल टू 1/2 CV², ठीक है। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 C हमारे पास कितनी है, 100, और माइक्रो मतलब 10 की घात -6, और गुणे 200 ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस 2 से 1 2 यहाँ पे काट दिया, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 2 0 ये, 2 0 ये, 2 0 ये, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 गुणे 10 की घात, 2 0 ये, 2 0 ये, 2 0 10 की घात 6, और गुणे 10 की घात -6। तो ये इससे क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, इसका मतलब आंसर क्या जाएगा, U इज इक्वल टू 2 जूल, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। और ये केवल यहाँ पे ये क्या है, ये मेकअप दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सी धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर संचित ऊर्जा W, यदि आवेश बढ़ाकर 2Q कर दिया जाए तो संचित ऊर्जा क्या हो जाएगी। एक हमने आपको बताया U बराबर 1/2 CV², और एक फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू क्या होता है, अपॉन में 2C होता है, यानी कि जो U होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, Q² के होता है, ठीक है। अब इसने क्या किया कि आवेश को बढ़ाकर क्या कर दिया, 2Q कर दिया, तो 2Q इज इक्वल टू क्या रहेगा, मतलब 2Q का स्क्वायर। इसका मतलब क्या रहेगा, U इज इक्वल टू क्या रहेगा, 2 2 नहीं 4U, 4Q हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो ऊर्जा होगी वो कितनी, 4 गुना हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर C सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि आवेश का एक खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। जैसे कोई हमने क्या किया, एक आवेशित कोई गोला ले लिया, ठीक है। इसमें मान लो प्लस प्लस आवेश, तो जो चार्ज होता है वो उसके सरफेस पे होता है, ठीक है। चार्ज क्या होता है, सरफेस पे। इसका जो सेंटर होता है, सेंटर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इसका जो विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र, कोई भी अगर गोला है, कोई भी अगर चालक है, खोखला गोला है, तो उसके जो केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है, हमेशा 0 होता है। लेकिन विद्युत विभव क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है विद्युत विभव। जैसे मान लो V यहाँ पे सरफेस पे भी V है, तो इसके अंदर भी V होगा, ठीक है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जो विद्युत क्षेत्र होता है वो किसी खोखला गोला हो या ठोस गोला हो, दोनों के अंदर क्या होता है, 0 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो इसका मतलब क्या जाएगा, आंतरिक बिंदु पर नहीं करता है, ठीक है, आंतरिक बिंदु पर उत्पन्न नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है, एक विद्युत क्षेत्र विक्षेपित कर सकता है, एक विद्युत क्षेत्र
उत्क्षेपित कर सकता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लो हमने क्या किया कि ये कोई वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र क्या है, ई है। ठीक है, तो इस पे अगर हम किसी चार्ज पार्टिकल का मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, पॉजिट्रॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, तो अगर इससे निकालेंगे तो थोड़ा बहुत, या तो इधर ढकेल देगा इसको, ठीक है, या थोड़ा सा हल्का इधर कर देगा। ठीक है, ऐसा मतलब विक्षेपित में थोड़ा बहुत उसको डाइवर्ट करता है अपने, जैसे सीधा नहीं निकलने देगा उससे, इससे क्या वो सीधा नहीं निकलने देगा ऐसे। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से किसको डाइवर्ट कर सकता है। ठीक है, देखो जो एक्स किरणें होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, न्यूट्रल होती हैं। एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। जो विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं उनमें कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होती है। जिसका मतलब एक्स किरणें भी एक्स किरणों के विक्षेपित नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब एक्स किरणों को विक्षेपित नहीं करेगा। न्यूट्रॉन पहले न्यूट्रल होता है, तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ये भी नहीं करेगा। और गामा किरणें भी क्या होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। नाम में तो विद्युत चुंबकीय है, लेकिन ये कैसी, ये निरावच्छित यानी कि ये उदासीन होती है, न्यूट्रल होती हैं ये भी। तो ये एक्स किरणें भी न्यूट्रल होती हैं, न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता ही है, और गामा किरणें भी न्यूट्रल होती हैं। ठीक है, और जो अल्फा कण, अल्फा पार्टिकल, अल्फा पर कैसा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है। इसका मतलब क्या हो जाता है, इसको जब कोई अल्फा कण किसी विद्युत क्षेत्र से अगर हम गुजारेंगे तो ये जरूर विक्षेपित है, हल्का सा, तो ऐसे मतलब थोड़ा बहुत इसको डाइवर्ट कर देता है अपने रास्ते से, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का, तो इधर कर देगा या इधर कर देगा। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमारे यहाँ क्वेश्चन आज फिनिश होते हुए, और अगर आपको PDF चाहिए तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल चैम्प डिफेंस एकेडमी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को अच्छे से प्यार दें। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।